नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन रिचारिया और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र रिचारिया केमिस्ट्री पर। पिछली वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में जाना था और मेरे फ़ोन डिस्चार्ज होने के कारण, खैर ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फ़ोन डिस्चार्ज होने के कारण मैंने केवल एसिड्स तक ही सीमित रखी थी और ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम वेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और फिर थर्ड चैप्टर में हम आपको मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अम्ल एवं क्षारकों दोनों के ही रासायनिक गुणधर्मों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेस। ठीक है, तो बेस का हम सबसे पहला यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ यानी कि ऐसे सब्सटेंस, वे पदार्थ, पदार्थ यानी कि सब्सटेंस या मैटर, तो यहाँ पर हम सब्सटेंस वर्ड यूज करेंगे जो पानी में घुलने के बाद, यानी कि यदि इन सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी कि पानी में घोलते हैं, जो पानी में घुलने के बाद, घुलने यानी कि डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइन देते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी क्या आइडेंटिफाई है, हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि हमने वेस्ट को यानी कि जो बेस है इन सब्सटेंस को यदि हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या देंगे, ये OH माइनस साइन देंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्षारक यानी कि बेस बोलेंगे, बेस बोलेंगे हम इनको। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या देंगे हमको, माइनस हो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इनकी जो pH वैल्यू होती है, यानी कि अच्छा pH स्केल क्या है, एक बार आपको बना के दिखा दी जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे कैसे, हम तो अभी गाड़ी और चलाएंगे, 13 14। ठीक है, वो सब्सटेंस जिनकी pH स्केल यानी कि जिनकी pH वैल्यू, अच्छा pH वैल्यू क्या है ये हम लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से समझेंगे इसको। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बस अभी इतना ही रहने दीजिए। तो इनकी pH वैल्यू, जिन सब्सटेंसेस की pH वैल्यू लेस देन 7 होती है यानी कि 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, यानी कि इसके इस साइड वाले ये सारे क्या होंगे, अम्ल यानी कि एसिड्स, उनको हम एसिड्स बोलेंगे जिनकी pH वैल्यू या pH मान 7 से कम होगा, और जिनकी pH वैल्यू मोर देन 7 होगी यानी कि 7 से लेके 14 के बीच में होगी, उनको हम क्षारक यानी कि बेस बोलेंगे, क्षारक यानी कि बेस बोलेंगे, बेस बोलेंगे मेरे को, क्योंकि इसकी pH स्केल क्या है, 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 है। अच्छा 7 से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 7 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं, 7 से ज्यादा का मतलब ये है कि 14 से कम हो। अच्छा 14 से ज्यादा नहीं होगी pH स्केल में वैल्यूज, 7 और 14 के बीच में, 7 एंड 14 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सारे बेस होंगी, और 1 और 7 के बीच में जितनी होंगी वो क्या होगी, अम्ल यानी कि एसिड होगी। ठीक है, और जिनकी pH स्केल 7 होगी, जिनकी pH स्केल 7 होगी वो ना तो एसिड होंगे और ना ही बेस होंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। जैसे कि वाटर जो है उसकी pH स्केल 7 ही होती है, क्यों, क्योंकि ना तो वो स्वाद में क्या होते हैं, ना तो वो खट्टे होते हैं यानी कि बिटर होते हैं, और ना ही वो सोर होते हैं, इसीलिए वाटर की pH स्केल यानी कि pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अच्छा pH स्केल मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा अभी हमें इस लेक्चर में इसको नहीं करना है क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। सेकंड पॉइंट हमें केवल ये लिखना है कि इनकी pH वैल्यू यानी कि pH मान कितने से ज्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, 7 से ज्यादा और 14 से कम, तो 7 और से 14 तक के बीच में होता है। अच्छा इसके बाद थर्ड पॉइंट हम क्या बोलेंगे, किसके, बेस यानी कि क्षारक के बारे में हम थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में फ्रेंड्स ये बोलेंगे कि इसका जो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दिस इज दे आर
यानी कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस यानी कि जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड के जस्ट अपोजिट जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते। सोर, दे आर सोर इन टेस्ट, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। क्षारक यानी कि बेस स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे यानी कि विटर होते हैं, कड़वे को बोलते हैं विटर। यानी कि थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे कि वेस आर द विटर इन टेस्ट। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो क्या होगा, इसका फोर्थ पॉइंट ये होगा कि जब इनकी अभिक्रिया अम्लों से होती है तो यह लवण तथा जल बनाते हैं। यानी कि जब बेस, हम क्या बोलेंगे, व्हेन द बेस रिएक्ट्स विथ एसिड्स, यानी कि जो बेस है वो किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, देन दे फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर, यानी कि तब वो साल्ट्स और वाटर बनाते हैं। तो साल्ट्स को हम लवण बोल देंगे हिंदी में और वाटर को H2 यानी कि जल बोल देंगे। तो जब क्षारक यानी कि बेस अम्लों से यानी कि एसिड्स से, मैं हिंदी मीडियम में केवल पढ़ाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टर्मोलॉजी हिंदी की पकड़ूंगा, टर्मोलॉजी इंग्लिश की ही मैं हमेशा यूज करता हूं। और हिंदी में पढ़ाने का मेरा एक रीजन और है, ये हमारी मातृभाषा है। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को एक बार अपनी मातृभाषा में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको इंग्लिश में समझेंगे, अच्छा ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश को छोड़ दूंगा, इंग्लिश भी जरूरी है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन पहले इसको हम अपनी मातृभाषा में समझेंगे और फिर इंग्लिश में समझेंगे ताकि दोनों लैंग्वेज कंठस्थ हो जाए। तो जब क्षारक अम्लों से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया यानी कि क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब यह रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया करके, रिएक्शन को हम हिंदी में अभिक्रिया बोलते हैं और अभिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। लवण यानी कि साल्ट्स तथा यानी कि साल्ट्स के साथ साथ और क्या, वाटर बनाते हैं, जल। और आप सभी जानते हैं कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अब वाटर यानी कि जल पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई जाए जिसमें उसको डिटेल में समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर H2 है क्या। तो देखेंगे, अभी तो सेकंड लेक्चर चल रहा है। तो तथा लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि साल्ट्स एंड वाटर बनाते हैं। ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब मैं थोड़ी इसको क्या करूं, सरका दूं ताकि फिफ्थ पॉइंट भी आपको दिखे। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्योंकि मुझे इसको फर्स्ट पॉइंट में रखना चाहिए था बेस की, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिफ्थ तक ले आया हूँ, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे RBL, यानी कि BRL। बी से हो जाएगा बेस और रेड से, R से हो जाएगा रेड और L से हो जाएगा ब्लू, ठीक है, L से हो जाएगा ब्लू। अब मान लो मुझसे गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन हमने इस ऐसे कोई 3 वर्ड्स हैं जो कि यहाँ B आना चाहिए था, लेकिन सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, BRB लो। अच्छा, ये क्या कहता है कि जब बेस को, ये अम्लों के जस्ट अपोजिट होते हैं, कि जब हम अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर यानी कि ब्लू लिटमस पेपर पर रखते हैं तो ये क्या करते हैं कि रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं लाल लिटमस पत्र में। और इसी प्रकार से क्षारक जो होते हैं उनको जब हम उनको नीले पर नहीं, उनको जब हम लाल लिटमस पत्र पर रखेंगे, रेड लिटमस पेपर पर जब हम उनको रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि किस में परिवर्तित हो जाएंगे, नीले लिटमस पत्र में, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर में। ये बेस की आइडेंटिफाई है। तो जब इन्हें लाल लिटमस पत्र यानी कि रेड लिटमस पेपर, जब इन्हें लाल लिटमस पत्र
लिटमस पत्र पर रखा जाता है, जब इन्हें लाल लिटमस पत्र पर रखा जाता है तो यह नीले हो जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। रेड लिटमस पेपर पर जब रखेंगे तो ये ब्लू कलर में, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही इनकी आइडेंटिफाई है, यही इनकी आइडेंटिफाई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये 5 पॉइंट्स हमने देखे, अब आप कहो तो हम क्या कर लें, थोड़ा सा आयन के बारे में डिस्कशन कर लें कि आयन क्या है। खैर आयन तो मुझे बहुत छोटा सा बताना है, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। बताइए आप लोग, बताओ। ठीक है चलो, आयन, आयन 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 ION। अब आप सोच रहे होगे कि हम लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि तुम हमको ION बताओ। नहीं मानवर, ये तो मजाक है। ठीक है ठीक है चलो, क्या रीजन है आयन बनने का? आयन क्या होता है? आयन कैसे बनते हैं? आयन क्यों बनते हैं? तो आयन हमारे पास एक परमाणु यानी कि एक एटम भी हो सकता है और एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। आयन क्या है? हमारे पास एक परमाणु यानी कि एक एटम भी हो सकता है और एक अणु यानी कि एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन आवेश इसके ऊपर क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और खिसका लूं ताकि आप लोगों को दिखे। आवेशित होना चाहिए, आवेशित कण होना चाहिए, चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, चार्ज्ड पार्टिकल, उस पर चार्ज होना चाहिए। आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल, तो आवेशित कण चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, उस पर धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, लेकिन आवेश जरूर होना चाहिए, तब हम उसको आयन कहेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट पॉइंट में, आप याद करो, 1 मिनट, ये मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ, वो सब्सटेंस जो पानी में घुलकर OH आयन देते हैं। तो आयन मतलब कि OH पर आवेश तो है ना भाई, उस पर आवेश है ना, किसका? माइनस का। तो प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन आवेश जरूर होना चाहिए, उसको हम आयन बोलेंगे। अच्छा, आयन बनता क्यों है? एक बार मैं ये लिख दूं, चार्ज पार्टिकल। आयन बनता क्यों है? क्या रीजन है आयन बनने का? तो किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग या गेनिंग करने के नेचर के रीजन से ही आयन बनता है। मान लो कोई सोडियम जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। दिस सोडियम इज अ एलिमेंट। इसकी यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। भैया सेकंड इलेक्ट्रॉन्स में सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? हाँ 8। और थर्ड ऑर्बिट में पहला इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोलोगे ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। मतलब कि इसको कितने की कमी है अभी? मतलब कि आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग बताइए, अभी इसको कितने की कमी है? 7 की कमी है। अब इसे अपना 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई नहीं। लेकिन यदि सोडियम ही खुद अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट्स को डोनेट कर दे, डोनेट माने दान कर दे, मीन्स दान कर दे, दे दे, तो उसके फिर आउटर मोस्ट, मान लो ये दे दिया, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अब तो इसके आउटर मोस्ट में कितने? भाई जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था उसने डोनेट कर दिया, अब कितने बचे आउटर मोस्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी कि ये स्टेबल हो गया। लेकिन ये देगा किसे? मैंने तो केवल सपोज किया था, अभी दिया नहीं है। एक एटम होता है क्लोरीन और उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि मैं किसी को दे दूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और ये भी चाहता है कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा यानी कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। तो सोडियम कहता है कि ले भाई, तू ले ले। तो
दोनों का काम बन गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी कि ये भी स्टेबल हो गया। और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी रह गई थी इसने अपना दे दिया इसको एक इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 7 पहले से थे और एक ये दे दिया, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया यानी कि क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मिलकर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, क्लोरीन को। जो देता कौन है, जिसके पास धन होगा, जिसके पास होगा कुछ वही तो देगा। तो जो देगा उसके ऊपर धन का चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसने डोनेट किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव आयन इसने फॉर्म किया। उन्होंने क्या बनाया, सोडियम में पॉजिटिव आयन, और इसको जरूरत थी तो इसने क्या किया, इसने लिया यानी कि गेन किया। इसने डोनेट किया और क्लोरीन ने गेन किया यानी कि लिया। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, जो लेता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस चार्ज। तो क्लोरीन पर आ गया माइनस चार्ज, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। भैया क्लोरीन पे माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने अपना लिया है। ठीक है, तो आयन अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट्स के दो नेचर को, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के नेचर से ही क्या बनता है, आयन। सो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिस प्रकार से आप लोग अभी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे हौसले बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से बढ़ाते जाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर माय वीडियो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुणधर्मों के साथ, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।